हेलो बच्चों, देखिए आप सभी को ये सवाल दिख रहा होगा। राम, श्याम तथा मोहन ने साझेदारी में एक व्यवसाय प्रारंभ किया जिसमें राम ने पूरे वर्ष के लिए 1 लाख रुपए लगाए। श्याम ने प्रारंभ में 50,000 रुपये लगाए और 3 माह के अंत में इस राशि को 60,000 रुपये तक बढ़ाया तथा 8 माह के अंत में 5,000 रुपये निकाले। मोहन ने प्रारंभ में 70,000 रुपये लगाए और 4 माह बाद 20,000 रुपये निकाले। फर्म का वर्ष भर का लाभ 5,10,000 रुपये है। साझेदारों में वर्ष भर में उनकी पूंजी के आधार पर लाभ का विभाजन कीजिए। अब ये देखिए ये कह रहा है कि जो उनकी पूंजी है, उनकी पूंजी के आधार पर क्या करना है, लाभ का विभाजन करना है। यानी कि ये जो 5,10,000 रुपये का जो लाभ है उसको हमें किस हिसाब से बांटना है, उनकी पूंजी का जो रेशो है उसमें हमें बांटना है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, साझेदारों की जो पूंजी है उसका रेशो हमें इसमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम किस तरीके से निकालेंगे। देखिए राम, श्याम, मोहन ने साझेदारी में एक व्यवसाय प्रारंभ किया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जिसमें राम ने पूरे वर्ष के लिए 1 लाख रुपए लगाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो मेथड यूज़ करेंगे वो करेंगे गुणनफल विधि। ठीक है, देखिए इसने राम ने जो पैसे लगाए हैं वो 1 लाख रुपए लगाए हैं पूरे 12 महीनों के लिए। यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो 1 लाख रुपए हैं इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 लाख रुपए आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे दे रखा है कि श्याम ने प्रारंभ में 50,000 रुपये लगाए और 3 माह के अंत में इस राशि को 60,000 रुपये तक बढ़ाया। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि श्याम ने जो पैसे शुरुआत में लगाए वो कितने लगाए, 50,000 रुपये, और 3 माह के अंत में यानी कि 3 महीने तक उसके जो पैसे थे वो कितने थे, 50,000 रुपये, और 3 महीने के बाद में उसने इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया, 60,000 रुपये बढ़ा दिया। उसने 60,000 रुपये उसने टोटल कर दिया। यानी कि उसमें इसने क्या किया, 10,000 रुपये और बढ़ा दिया। इस राशि को 10,000 रुपये से और बढ़ा दिया तो राशि कितनी हो गई, पूरी 60,000 रुपये। तो 3 माह के अंत में, तो 3 महीने तक जो पैसे रहे, जो पूंजी लगी रही वो कितनी थी, 50,000 रुपये। यानी कि हम क्या करेंगे, 50,000 इंटू 3। ठीक है, इसी प्रकार 3 माह के अंत में इस राशि को 60,000 रुपये तक बढ़ाया। अब 3 महीने के बाद में इस राशि को कितना कर दिया, 60,000 कर दिया, तथा 8 माह के अंत में 5,000 रुपये निकाले। यानी कि 3 महीने के बाद में 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 महीने तक, 8 माह के अंत में फिर क्या किया इसने, 5,000 रुपये निकाल लिए हैं। ठीक है, यानी कि 3 महीने के बाद में आप काउंट करेंगे 4, 5, 6, 7 और 8। तो 5 महीने के लिए इसकी जो राशि रही वो कितनी रही, 60,000 रुपये। यानी कि 60,000 इंटू 5, और 8 माह के अंत में 5,000 रुपये निकाले। ठीक है, 8 महीने के बाद कितने रुपए निकाले, 5,000 रुपये निकाल लिए। यानी कि इसकी जो पूंजी रह गई वो कितनी रह गई, 55,000 रुपये रह गई। 60,000 इसकी पूंजी थी, 5,000 इसने निकाले, तो इसकी पूंजी कितनी रह गई, 55,000 रुपये। ठीक है, वो 55,000 रुपये कितने महीने के लिए काम में आए, 4 महीने के लिए। तो 55,000 इंटू 4। अब देखिए मोहन ने प्रारंभ में 70,000 रुपये लगाए और 4 माह बाद 20,000 रुपये निकाले। ठीक है, तो 4 महीने तक मोहन ने कितने रुपए लगाए, 70,000 रुपये। तो 70,000 इंटू 4, और 4 माह बाद 20,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, तो जब 4 महीने बीत गए उसके बाद में उसने कितने रुपए निकाल लिए, 20,000 रुपये। यानी कि इसकी जो पूंजी है वो कितनी रह गई, 50,000 रुपये ही रह गई। तो 50,000 इंटू 8 क्या करेंगे, 50,000 इंटू 8, क्योंकि 50,000 रुपये की पूंजी कितने महीने के लिए रही, 8 महीने के लिए। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गुणनफल विधि के द्वारा इनकी जो कैपिटल है उस कैपिटल रेशो को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखिए सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ।
ये आप देखिए, ये देखिए 1,00,000 रुपये 12 महीने के लिए तो कितने हो गए? 12 लाख रुपए। इसी प्रकार से अभी मैंने आपको बताया था कि 50,000 रुपये जो शाम ने लगाए थे वो शुरू में कितने लगाए थे? 50,000 रुपये 3 महीने के लिए। तो इसको हम 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 आ गया। 60,000 रुपये रहे उसके 5 महीने के लिए और 55,000 रुपये उसके कितने महीने के लिए रहे? 4 महीने के लिए। तो टोटल जो इसकी वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 6,70,000 रुपये। ठीक है। इसी प्रकार से जो मोहन है, मोहन की जो कैपिटल आ रही है वो कितनी आ रही है? 70,000 रुपये 4 महीने के लिए और 50,000 रुपये 8 महीने के लिए। तो टोटल कितना हो गया? 6,80,000 रुपये। अब इनका हम क्या करेंगे? 12 लाख, 6,70,000 और 6,80,000, इनको जब हम आपस में काटेंगे तो हमारा जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा? 120:67:68। और इसको हम क्या करेंगे? लाभ को किस रेशो में बांटेंगे? इस रेशो में बांटेंगे। देखिए इधर देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे रखा है। तो आप देखिए नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें 5,10,000 रुपये। और इधर हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे इस 5,10,000 को किस में बांट रखा है? जो राम का लाभ है वो किस में कैसे बांटेंगे? 5,10,000 इंटू 120/255। ये जो 120 है, 67 है, 68 है, इन तीनों का योग कितना हो जाता है? 255। तो राम का जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा? 5,10,000 इंटू 120/255। ठीक है। इसी प्रकार से शाम का निकाल लेंगे और इसी प्रकार से मोहन का निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे आहरण पर ब्याज। आहरण आप सभी ने पढ़ रखा है कि आहरण किसे कहते हैं? जब कोई भी व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए कोई राशि या वस्तु व्यापार से निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आहरण, है ना। अब साझेदारी संलेख में उल्लेख होने पर साझे द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज वसूल किया जाता है। ठीक है। अगर साझेदारी संलेख में कुछ भी नहीं कह रखा है तो आहरण पर कोई भी ब्याज वसूला नहीं जाएगा। लेकिन अगर साफ साफ कह रखा है तो आहरण पर उसी प्रतिशत की दर से हम क्या करेंगे? ब्याज लगाएंगे। अब देखिए आहरण पर ब्याज की गणना करने की विधियां हैं, सरल विधि और गुणनफल विधि। 2 विधियां ये हैं। ये विधियां कब काम में ली जाएंगी? जबकि विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित की गई हो। ठीक है। यानी कि अलग अलग डेट पर असमान राशि का आहरण किया गया है। यानी कि कभी 2,000 रुपये कर लिए, कभी 3,000 रुपये कर लिए, कभी 5,000 कर लिए। राशि समान नहीं है। राशि समान नहीं है उस दशा में हम कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे? सरल विधि और गुणनफल विधि। जबकि अगर राशि समान है और नियमित अंतराल पे निकाली गई है, नियमित अंतराल का मतलब है कि जैसे हर महीने निकाली गई हो या हर महीने या फिर मतलब साल में 2 बार निकाली गई है या क्वार्टरली निकाली गई है। ठीक है। नियमित अंतराल पे 3 महीने के बाद में, हर 3 महीने के बाद में या हर 2 महीने के बाद में, इस तरीके से अगर निकाली जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? नियमित अंतराल। और राशि कैसी होनी चाहिए? समान राशि होनी चाहिए। यानी कि जैसे 2,000 रुपये हर महीने निकाले, ठीक है, या फिर हर 3 महीने के बाद में 5,000 रुपये निकाले, तो ये जो है वो क्या हो जाएगी? नियमित अंतराल पर नियमित समान राशि निकालना। तो उस अवधि, उस स्थिति में हम जिस विधि का प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगी? औसत अवधि विधि। ठीक है। अब देखिए, जबकि विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित की गई हो। इस विधि में प्रत्येक आहरण की राशि पर दी गई ब्याज की दर से आहरण की तिथि से अंतिम खाते बनाने की तिथि तक की अवधि का ब्याज निकाला जाता है। आहरण की तिथि से यानी कि जिस डेट को आहरण किया है उस डेट से लेकर हम जो अंतिम खाते बनाएंगे वहाँ तक की अवधि का ब्याज वसूला जाएगा। सूत्र इसमें हमें लगाना है आहरण की राशि यानी कि अमाउंट विड्रॉ, जो भी आपने अमाउंट निकाला है वो, ब्याज की दर, ठीक है, और महीने बटे 12। अगर दिनों में निकालना हुआ इसको तो क्या करेंगे? दिनों की संख्या बटे 365। ठीक है।
गुणनफल विधि का इधर दे रखा है हमें कैसे निकालनी है राशि। हमारी आहरण की तिथि इधर लिख देंगे, राशि जो भी है 2000 3000 और अवधि या माह, ठीक है, जितने भी दिनों के लिए आहरण किया गया है वो इसमें आ जाएगी और उसको इससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राशि इंटू अवधि, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो सूत्र है वो हमें दे रखा है, गुणनफल का योग इंटू ब्याज की दर, जो भी ब्याज की दर है वो आ जाएगी। ठीक है, और बटे 100 इंटू 12, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही क्या कर चुके हैं, ये जो हमने क्या किया है, टोटल प्रोडक्ट निकाला है। क्या निकाला है, टोटल प्रोडक्ट निकाला है, इसलिए हमें इसमें ऊपर कोई भी महीने नहीं लेंगे। जैसे पिछली विधि में हमने, इस विधि में हमने क्या किया था, देखिए इस विधि में जो हमने निकाला था वो किस तरीके से निकाला था। यहाँ पर हमने लिया था आहरण की राशि, ब्याज की दर इंटू यहाँ पे महीने आए थे, यानी कि जितने भी महीने के लिए हमने आहरण किया है उतने महीने का हम क्या करेंगे, इसमें ब्याज लगाएंगे। लेकिन जो ये नीचे जो हमारा सूत्र लगेगा, इसमें यहाँ पर महीने नहीं आएंगे, यहाँ पर इसमें कोई भी महीने नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको क्या कर चुके हैं, इसका हम क्या कर चुके हैं, इसको गुणनफल विधि के द्वारा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अवधि से पहले ही हम इसको क्या कर चुके, मल्टीप्लाई कर चुके, इसलिए। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण दे रखा है हमें। राम एक फर्म में साझेदार है और उसके द्वारा निम्न राशियां आहरित की गईं। 31 मई 2016 को 2000 रुपये व 30 सितंबर 2016 को 3000 रुपये। आहरण पर ब्याज की दर कितनी है, 12% वार्षिक है। खाते 31 दिसंबर 2016 को बंद किए जाते हैं। सरल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो सरल विधि कब लगती है, जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित की गई हो, यानी कि डेट कैसी हो, अलग अलग डेट हो कोई भी, और राशि कैसी होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए। तो देखिए दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। राशि कितनी है, एक बार 2000 रुपये निकाली है, दूसरी बार कितनी निकाली है, 3000 रुपये निकाली है। ठीक है, अब देखिए 2000 रुपये की राशि निकाली है, कितनी निकाली है, 2000 रुपये की राशि निकाली है। तो हम इसको सूत्र में अगर फिट करते हैं तो क्या आ जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। ठीक है, अब मई में निकाली है इसने, कितने दिन के लिए हम जो ब्याज लगाएंगे वो कितने महीने के लिए लगाएंगे। देखिए मई में निकाला है तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को खाते बंद हो रहे हैं, तो कितने महीने हो गए टोटल, 7 महीने। ठीक है, तो इस पर जो ब्याज लगेगा वो कितने महीने के लिए ही लगेगा, 7 महीने के लिए ही इस पर हम ब्याज लगाएंगे, क्योंकि इसने आहरण कितने दिनों के लिए किया है, कितने महीनों के लिए किया है, 7 महीनों के लिए किया है। ठीक है, तो 2000 इंटू 7/12, और इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12%, तो 12/100। तो ये जब हम करेंगे तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 140 रुपये। इसी प्रकार देखिए कितना है, 3000 रुपये उसने आहरण किया है 3000 रुपये का, तो उस पर ब्याज कैसे निकालेंगे, 3000। अब 3000 कितने महीने के लिए निकाले, सितंबर में निकाले हैं। ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, कितना रहेगा, 3 महीने के लिए हम ब्याज लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आहरण कब किया उसने, सितंबर में किया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के लिए जो है वो उससे ब्याज वसूला जाएगा। तो 3000 इंटू 12% इंटू 3/12, तो कितना आ गया, 90 रुपये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार एक और ये सवाल दे रखा है, तो ये हमें जो निकालना है वो किससे निकालेंगे, हम गुणनफल विधि से निकालेंगे। तो आप इस सवाल को आप कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा, और नहीं आता है तो आप मुझसे इसे भी पूछ सकते हैं। अब देखिए दूसरी हमारी कंडीशन थी, जबकि नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की गई हो, तब आहरण पर ब्याज, जब
नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की गई हो, तो उस अवधि में, उस स्थिति में हमें क्या निकालना पड़ेगा? औसत अवधि निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? जैसे हमने ऊपर देखिए, हमने ऊपर ये जो ऊपर सवाल था, इसमें साफ साफ हमें समझ में आ रहा था कि भाई जो ड्राइंग किया है वो कितने महीने के लिए किया है? 7 महीने के लिए किया है। लेकिन जो नीचे जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। इसमें नियमित अंतराल पर एक राशि निकाली गई है, तो उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा? इसमें औसत अवधि हमें इसमें निकालनी पड़ेगी। अब देखिए जो नीचे दे रखा है हमें ये, तो ये हमें क्या है? औसत अवधि की गणना करने का सूत्र, ठीक है। ये हमें समझा रखा है यहाँ पर। आप इससे भी कर सकते हैं और आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी इस वीडियो के बाद में बताऊंगी। देखिए इस वीडियो में मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि ये राशि किस तरीके से निकाली जा रही है। यहाँ पे देखिए मासिक आहरण, सिचुएशन इधर देखना आप, मासिक आहरण, ठीक है। मासिक आहरण का मतलब है कि भाई हर महीने आहरण किया गया है। अब इसमें 3 कंडीशन होती है। एक होती है प्रत्येक महीने के प्रारंभ में, यानी कि मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जनवरी की पहली तारीख को, फरवरी की पहली तारीख को और मार्च की पहली तारीख को, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को आहरण किया गया है, ठीक है। और आहरण कितने दिनों के लिए किया गया है? यहाँ पर आप देखिए आहरण 12 महीने के लिए, यहाँ पर आप देखिए आहरण 12 माह के लिए किए गए हों। इस स्थिति की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ तक की जो स्थिति है उसकी, ठीक है। तो आहरण कितने महीने के लिए किए गए हैं? 12 महीने के लिए किए गए हों। अगर प्रत्येक महीने के प्रारंभ में आहरण किया गया है, ठीक है, और आहरण 12 महीने के लिए, यानी कि 12 महीने आहरण किया गया हो हर राशि का, मान लीजिए 2000 रुपये उसने हर महीने निकाले हैं, ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो वहाँ पर हमारी कौन सी स्थिति लागू होगी? जबकि आहरण 12 महीने के लिए किए गए हों। तो प्रत्येक महीने के प्रारंभ में किया गया हो, तो फॉर्मूला यहाँ पे जो हम लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। कितना हो गया? नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर कितना होता है? 12, 12 + 1, उसमें हम क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 12 + 1 यानी कि 13/2। उसको डिवाइड किससे करेंगे? हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो ये औसत अवधि आई वो निकल के कितनी आ जाएगी? 6.5। अब देखिए प्रत्येक महीने के अंत में आहरण किए गए हों, ठीक है, तो प्रत्येक महीने के अंत में जब आहरण किए जा रहे हैं, तो जो फॉर्मूला है वो क्या लग जाएगा? n-1। अगर प्रत्येक महीने के प्रारंभ में आहरण किया गया है तो कितना हो जाएगा? n+1। अगर प्रत्येक महीने के अंत में आहरण किया गया है तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? n-1/2। तो n यानी कि कितने महीने के लिए आहरण किया गया? 12, तो 12 - 1/2, तो कितना हो जाएगा? 5.5। और प्रत्येक महीने के मध्य में अगर आहरण किया गया है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर अपॉन 2, यानी कि 12/2, तो कितना आ जाएगा? 6। समझ में आ रहा है? अब आप इस स्थिति में आइए जबकि आहरण 9 महीने के लिए किए गए हों, जबकि आहरण 9 महीने के लिए किए गए हों, ठीक है। देखिए प्रत्येक महीने के प्रारंभ में, देखिए प्रत्येक महीने के प्रारंभ में आहरण किया गया है, और कितने महीने के लिए किया गया है? 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए आहरण किया गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा? हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर, ठीक है। तो 9 महीने के लिए आहरण किया गया तो क्या हो जाएगा? 9 + 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा? 5। ऐसे अगर अंत में आहरण किया गया है प्रत्येक माह के अंत में, तो क्या हो जाएगा? n-1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n-1/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 - 1/2, तो कितना आ जाएगा? 4। और प्रत्येक माह के मध्य में आहरण किया गया है तो क्या आ जाएगा? 9/2, यानी कि 4.5। सेम इसी तरीके से अगर आहरण 6 महीने के लिए किए गए हों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक फ़र्क आएगा, केवल क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो 6 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको? अब देखिए, अब ये मासिक आहरण था, अब हमारा क्या है? त्रैमासिक आहरण। त्रैमासिक आहरण का मतलब क्या होता है? हर 3 महीने के बाद में आहरण, ठीक है। 4 बार आहरण
है ना, कितना हो जाएगा, साल में कितनी बार आहरण हो जाएगा, 4 बार, हर 3 महीने के बाद में। अब इसमें भी 3 कंडीशन वही हो जाती हैं, प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, प्रत्येक तिमाही के अंत में और प्रत्येक तिमाही के मध्य में। यानी कि प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में क्या हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए जनवरी में निकाला, ठीक है, फिर अप्रैल में निकाला, ठीक है, फिर अप्रैल मई जून, है ना, और जुलाई, फिर जुलाई में निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हर 3-3 महीने के बाद में आहरण किया जाए, ठीक है, प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में। प्रत्येक तिमाही के अंत में इस दशा में क्या हो जाएगा, मार्च में निकाला, ठीक है, जून में निकाला, और प्रत्येक तिमाही के मध्य में, ठीक है। एक स्थिति हमारी कौन सी हो गई, प्रत्येक तिमाही के मध्य में, तो तिमाही कौन सी हो गई, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो प्रत्येक तिमाही के मध्य में मतलब फरवरी में आपने आहरण किया हो, फिर अप्रैल मई जून में क्या हो जाएगा, मई में आपने आहरण किया हो। इस तरीके से ही क्या हो जाएगी, तीनों कंडीशन यहाँ पर ये आ जाएंगे। अब देखिए इसमें जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर प्लस 3। पहले ऊपर वाले में क्या था, मासिक आहरण में क्या था, +1 करते थे, त्रैमासिक आहरण में क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो n+3/2। तो नंबर ऑफ़ मंथ्स इन ईयर कितने हैं, 12 महीने हैं, 12 + 3/2, तो कितना आ जाएगा, 7.5। प्रत्येक तिमाही के अंत में, अंत की जब बात आती है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब ये यहाँ पर तिमाही की बात हो रही है इसलिए हम क्या करेंगे, n-3, तो कितना हो जाएगा, 12 - 3/2, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4.5, 4.5। और प्रत्येक तिमाही के मध्य में तो n/2 यानी कि 12/2, तो कितना आ जाएगा, 6। और इसी तरीके से अगर ये 9 महीने के लिए आहरण किए गए हों, 6 महीने के लिए आहरण किए हुए तो फॉर्मूला इसी तरीके से 9 + 3 हो जाएगा, इधर 6 + 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये जो हमारी स्थिति थी, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये जो फॉर्मूला है ये किस तरीके से बना है, मैं आपको ये एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। n+1/2 या n-1/2, n/2 ये क्यों बना, देखिए प्रत्येक महीने के प्रारंभ में, ठीक है। तो जब हम औसत अवधि निकालते हैं तो इसका एक सूत्र होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आप कि आप जैसे अज्यूम कर लीजिए कि मान लीजिए कि राम एक साझेदार है और उसने प्रत्येक महीने के प्रारंभ में 2000 रुपये निकाले हैं, और कितने महीने के लिए निकाले हैं, 12 महीने के लिए निकाले हैं, ठीक है। अब प्रत्येक महीने के प्रारंभ में उसने जब पैसे निकाले तो वो कब निकालेगा, 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करेगा, हर महीने की पहली तारीख को कितने रुपए निकालेगा, 2000 रुपये, ठीक है। अब 1 जनवरी को जब उसने पैसे निकाले, 1 जनवरी को जब उसने पैसे निकाले तो हमने फॉर्मूले में क्या लगाया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब 1 महीने को पैसे निकाले 1 जनवरी को तो उसके पास कितना समय बचा, पूरे महीना ही बचा हुआ है, जनवरी का पहला दिन, उस दिन हमने निकाले पैसे, उसके बाद में पूरा जनवरी है और पूरे बाकी के महीने हैं, यानी कि पूरे के पूरे 12 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि उसने कब निकाला, 1 दिसंबर को पैसे निकाले होंगे लास्ट में, ठीक है। अब 1 दिसंबर को जब पैसे निकाले तो उसके पास में कितना समय बचा, दिसंबर का पूरा महीना बाकी है कि नहीं है, तो कितना हो गया, 12 + 1/2। तो देखिए इधर ये आ रखा है, देखिए यहाँ पे भी यही आ रखा है, 12 + 1/2, ठीक है। इस तरीके से प्रत्येक माह के अंत में ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है,
कि प्रत्येक महीने के अंत में अगर उसने निकाले हैं पैसे, तो देखिए उसने जनवरी को निकाले होंगे 31 जनवरी को पैसे। अब 31 जनवरी के बाद में उसके पास कितना समय बचा? पूरे 11 महीने बचे, ठीक है। और जब उसने 31 दिसंबर को पैसे निकाले होंगे तो टाइम क्या बचा? कुछ भी नहीं, ज़ीरो, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हुआ? 11 महीने। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितने हुए? ज़ीरो, कुछ नहीं बचा। तो 11/2 कितना हो जाएगा? 5.5। इसी प्रकार से आप ये जो और भी चीज़ें हैं उस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो मैं आपको इसी में समझा रही हूँ। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, GST एक फर्म में साझेदार हैं, वह निम्न प्रकार आहरण करते हैं। प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपये आहरण करता है। जी प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपये का आहरण करता है। S प्रत्येक माह के अंत में 3000 रुपये का आहरण करता है। और T प्रत्येक माह के मध्य में 1000 रुपये का आहरण करता है। आहरण पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाएगा। वर्ष 2017 के लिए साझेदारों के आहरण पर ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे? औसत अवधि विधि निकालेंगे, औसत अवधि निकालेंगे, ठीक है। प्रत्येक महीने के प्रारंभ में 2000 रुपये आहरण किए, 12 महीने के लिए इसने आहरण किया है, ठीक है। कितने महीने के लिए आहरण किया इसने? 12 महीने के लिए। तो 2000 × 12, टोटल आहरण कितना हो गया इसका? 24,000 रुपये, क्योंकि हर महीने इसने क्या किया है? 2000 रुपये का आहरण किया है और 12 महीने तक किया है, तो कितना हो जाएगा? 24,000 रुपये। अब देखिए आहरण पर ब्याज 12% वार्षिक की दर से लगाना है, ठीक है। ये तो मैं दे रखा है। अब हमें तीसरी जो चीज़ पता करनी है वो क्या पता करनी है? औसत अवधि। अब औसत अवधि प्रत्येक महीने के प्रारंभ में जब आहरण होता है तो कौन सा फॉर्मूला लागू करेंगे? n+1/2, ठीक है। यानी कि कितना हो गया? 12 + 1/2, यानी कि 13/2, तो कितना आ जाएगा? 6.5/12। ये देखिए 24,000 × 6.5/12 × 12/100। अब दूसरा हमारा S प्रत्येक महीने के अंत में 3000 रुपये का आहरण करता है, तो 12 × 3 कितना हो गया? 36,000 रुपये, ठीक है। और समय जो है औसत अवधि है वो कितनी आ जाएगी? n-1/2, तो कितना आ जाएगा? n-1/2 यानी कि 12 - 1/2 यानी कि 5.5, ठीक है। इसी प्रकार से T प्रत्येक माह के मध्य में 1000 रुपये का आहरण करता है, तो कितना हो गया? 12,000 रुपये का आहरण कर लिया इसने, ठीक है, 12% की दर से। और समय औसत अवधि कितनी आ जाएगी? मध्य में कर रहा है तो क्या आ जाएगा? मध्य में जब हम निकालते हैं तो क्या आएगा? n/2, तो कितना आ गया? 6। तो इस तरीके से और भी सही सवाल जो दे रखे हैं वो अब आप लोग सभी बच्चे मुझे कॉपी में करके बताएंगे। आप लोगों को समझ में आए तो ही करके बताना, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप इसमें से सॉल्यूशन देखकर नहीं करें बल्कि मुझे पूछ लें।